नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो राहु काल है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जून और जुलाई में हमने देखा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5 दिन राहुल गांधी और 3 दिन सोनिया गांधी ईडी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। उन पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में उनसे इंट्रोगेशन हुआ और तब ये कहा गया कि ये पहली बार है जब इस परिवार के किसी सदस्य से इस तरीके से किसी एजेंसी ने समन दे करके बुला करके पूछताछ की हो। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति न केवल इस परिवार के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी रही और बनी हुई है। जो कांग्रेस पार्टी का आलम है, जो स्थिति है, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो ताजा खबर आई है उसने तो और भी इनको असहज स्थितियों में ला करके खड़ा कर दिया है। बल्कि मैं कहूँगा कि इनका संकट और अधिक बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसका एक लाइसेंस रद्द किया है और अब ये फाउंडेशन किसी भी विदेशी संस्था से, विदेशों से किसी भी तरह का चंदा नहीं ले पाएगा, फंड नहीं ले पाएगा। और गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। एक कमेटी का गठन हुआ था जुलाई 2020 में और इस कमेटी को हेड कर रहे थे प्रवर्तन निदेशालय के एक उच्च अधिकारी, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, यानी कई मंत्रालयों के अधिकारी इसमें थे। और जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़े हुए 3 ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन है, उनके बारे में जो तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी, उस पर ये जांच बैठाई गई थी और ये पाया गया कि चीन से 3 बार गलत तरीके से डोनेशन लिया गया, पैसा लिया गया। जाकिर नाइक, जिस पर तमाम तरह के आरोप हैं, उसके फाउंडेशन से भी 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में आया। कुछ और भी आरोप हैं, उनका बहुत डिटेल खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम ये जानेंगे कि ये किस तरह का संकट इनके ऊपर है। नंबर 2, इस तरह के तो बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं और उन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो विदेशों से फंड लेते रहे हैं, फंड उठाते रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या सख्त कानूनों की आवश्यकता है और सख्त कानूनों के बावजूद क्या ये वो सारी गलियां ढूंढ लेते हैं जिनमें से होकर के ये गुजर जाते हैं और सरकार की भी, कानून की भी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जो इतने सालों तक सत्तारूढ़ दल रहा है, उसको जो ये संगठन बनाए हुए हैं, फाउंडेशन हैं, ट्रस्ट हैं, इनके नाम पर ये चंदाखोरी की जो लत लगी हुई है, इस मानसिकता पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? कई सवाल हैं। ये बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो बताते तो कुछ हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी ठीक तरीके से पड़ताल हो जाए, जांच हो जाए, तो फिर, और हुई भी है, कई के कच्चे चिट्ठे भी खुले हैं। तो ऐसे में इन पर क्या कार्रवाई अल्टीमेटली बनती है? मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके जाने पहचाने चेहरे, विजय सरदाना साहब। सरदाना साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। ओवरऑल कैसे देखते हैं जो कार्रवाई आज होम मिनिस्ट्री ने की है राजीव गांधी फाउंडेशन पर,
खास तौर से जो विदेशी फंड वो ले रहे थे उस पर रोक लगा दी है, एक तरीके से लाइसेंस रद्द करके। ये किन परिस्थितियों में होता है कि किसी का इस तरह का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? क्या बहुत गंभीर एलिगेशन रहे होंगे? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। देखिए, ये बात हमें समझनी होगी कि भारत जैसे विकासशील देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपना हित साधना चाहते हैं, और खासकर बहुत सारी ऐसी विदेशी एजेंसीज हैं। मैं पहले थोड़ी भूमिका बता दूं ताकि हमारे दर्शकों जी, को क्लैरिटी रहे। जी, जी। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज और कॉम्पिटिटर्स होते हैं बिजनेस में, जो आपके यहाँ पे विदेश में बैठ के आपके एरिया का डेवलपमेंट डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि किसको फॉरेन फंडिंग दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, कितनी दी जा रही है। अगर आप इस पे लगाम नहीं लगाएंगे तो आपके देश में अराजकता का माहौल बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएगा। और ये हमने देखा था कि हिंदुस्तान में जहां पे भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होते थे, चाहे वो पोर्ट्स के थे, माइंस के थे, बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, वहां कुछ एनजीओज तुरंत पहुंच जाते थे और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता था, जिससे कि वो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाए। जब भी इस तरह का डिसरप्शन या डिले होता है तो फायदा उन लोगों का होता है जो ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं, और नुकसान उनका होता है जो कॉम्पिटिटर नई फैक्ट्री लगाना चाहता है या नया कोई डेवलपमेंट करना चाहता है। जी। अब ये कॉमर्शियल लेवल पे भी हो सकता है, ये कंपनी के लेवल पे भी हो सकता है, और ये राष्ट्र हित के ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनके खिलाफ आप आंदोलन मोबिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए फॉरेन फंडिंग को, जो अनअकाउंटेबल फॉरेन फंडिंग है, वो वर्चुअली एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जी, वो जी। कोई आपको खुशी से नहीं दे रहा है, ज्यादातर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देते हैं, और स्वार्थ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए भारत में एफसीआर एक कानून लाया गया था, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि जिसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, पहली बात तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेक्शन जी। 11 ऑफ एफसीआर एक्ट रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करता है। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप किसको मानोगे, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। और कानून में इस बात के प्रावधान हैं कि आप किस किस एक्टिविटी के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं और किस किस एक्टिविटी के लिए आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, आप जी। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो ये एक चीजें हैं जिनको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये जो आज डेवलपमेंट हुआ है जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हकीकत तो ये है कि अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो कांग्रेस पार्टी को जो ये एफसीआरए रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल हुआ है, कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप, जितने भी दर्शक हैं वो खुद ये डेटा जाके राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उन्होंने वहां पे एफसीआरई का ऑडिटेड रिपोर्ट डाला हुआ है, और सन 2016 से लेकर अभी तक जितनी रिपोर्ट्स वहां पे हैं लेटेस्ट तक, उसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने आज तक कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं। उसके आगे उन्होंने निल लिखा हुआ है एफसीआरए रिपोर्ट में। इसका मतलब ऑफिशियली जो उन्होंने पब्लिक को डिक्लेयर किया है, ऑडिटिंग अथॉरिटी को डिक्लेयर किया है, उसमें तो निल है कि हमने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि ये जो सरकार ने कार्रवाई करी है, इसका मतलब ये है कि सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी होगी, ऐसे तथ्य होंगे जो पब्लिकली स्टेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के, उससे मैच नहीं करते होंगे। तो हो सकता है कि ये एक लीगल मुद्दा है, क्योंकि रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफेंस है। अगर आपने फॉरेन फंडिंग ली है और आप अगर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी काम है, और एफसीआरए कानून के तहत आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।
तो शायद आने वाले समय में हमें देखना होगा कि भारत सरकार के पास क्या आंकड़े हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन गलत कैंसिल किया है तो कांग्रेस निश्चित रूप से कोर्ट जाएगी, अपने तथ्य पेश करेगी, बदले में उसके अगेंस्ट भारत सरकार अपने तथ्य पेश करेगी और सच्चाई जनता के सामने आएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया हुआ है कि उनके पास कितना पैसा आता है और उन्होंने कितना खर्चा किया। लेकिन दुख की बात क्या है कि चिदम्बरम साहब सिग्नेटरी हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। मेरा सवाल तो चिदम्बरम साहब से है, आप देश के वित्त मंत्री रहे हैं, आप जितने बाकी ट्रस्टीज हैं उनसे ज्यादा इस देश के टैक्स कानूनों को जानते हैं, बैलेंस शीट कैसे साइन होती है ये आप जानते हैं। जो पेपर आपने साइन किए क्या वो बैलेंस शीट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर है? सवाल ये है। सिर्फ 2 पेज की बैलेंस शीट आपने उसमें साइन करके डाल दिया कि इतना सोर्स ऑफ फंडिंग है, इतना खर्चा हुआ है और इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इतना प्रोग्राम की कॉस्ट है। आपने खर्चा किस चीज पे किया, कितनों की सैलरी गई, कितना बिजली पानी का खर्चा था, कितना फर्नीचर का था, कितना ट्रांसपोर्ट था, ये तो कोई डिटेल दिया हुआ ही नहीं। और जो आपने प्रोग्राम्स की डिटेल दी है अपनी एनुअल रिपोर्ट में, उसमें भी आपने कहीं नहीं लिखा कि जितने आपने एनजीओ करीब 25-30 एनजीओ को आपने फंडिंग करी, कितनी फंडिंग करी। उन्होंने ये जरूर लिखा है कि उन्होंने बच्चों के लिए काम किया, अनाज बांटा, बाकी चीजें करी, कितने बेनिफिशियरीज थे, कितना पैसा लगा। थोड़ा अगर डिटेल होता तो ये जो डाउट क्रिएट होता है ये डाउट क्रिएट नहीं होता। तो मेरा निवेदन है जनता से कि आप खुद राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां से डाउनलोड करें और खुद पढ़ें और देखें कि क्या सही है क्या गलत। ओंकार जी, मैं ये देख रहा था कि इन्होंने ये जानकारी दी है कि 1991 से, क्योंकि ये 1991 जून में इसका गठन हुआ था राजीव गांधी फाउंडेशन का। इनका कहना है कि 1991 से 2009 तक हमने स्वास्थ्य में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगता के लिए की सहायता के लिए, मतलब बहुत सारे मुद्दों पर काम किया है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसने जो है बहुत डिटेल जानकारियां नहीं दी है कि क्या क्या काम किया है। और इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी काम करने का फैसला किया। अब ये क्या काम किया है ये डिटेल जानकारी तो इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई है। मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूं आगे बढ़ने से पहले कि जो गांधी परिवार के 3 फाउंडेशन हैं उनके नाम हैं राजीव गांधी फाउंडेशन यानी आरजीएफ, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट आरजीसीटी और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और इन तीनों की ही जांच की गई है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा और इन पर इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए इसका उल्लंघन का गंभीर आरोप है। और ये भी बताते चलें कि 25 जून 2020 को एक वर्चुअल रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक्चुअल में ये गंभीर एलिगेशन लगाया था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले फाउंडेशन पर कि इन्होंने चीनी दूतावास से 3 लाख अमेरिकी डॉलर लिए थे। और आज संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि साहब जिस समय डोकलाम का तनाव चल रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उस समय गांधी परिवार के लोग चीनी दूतावास में डिनर कर रहे थे और उनसे सलाह मशवरा कर रहे थे। विजय जी, 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था तो भी ये पूरा परिवार जो है बीजिंग में मौजूद था। सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी, रॉबर्ट वाड्रा भी, खुद आनंद शर्मा थे,
डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये क्या इंडिकेट करता है? और उस समय ये भी बात सामने आई थी, फोटोग्राफ भी उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पर, कि ये शी जिनपिंग, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उनके साथ थे और उनके एक सहयोगी के साथ कुछ सिग्नेचर कर रहे थे, कोई एमओयू साइन कर रहे थे। उस एमओयू में क्या है, आज तक पता नहीं चला है। क्या संदेह के बादल इससे खड़े होते हैं, पैदा होते हैं कि आप ऐसे क्या एमओयू साइन कर रहे थे और फिर चीन से आपने इतना पैसा क्यों लिया, जिसके आरोप सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष लगा रहे हैं। बहुत जिम्मेदार पोस्ट है वो, और जब तक उनके पास अधिकृत जानकारी ना हो, वो इस तरह के आरोप तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब हम बात करते हैं पब्लिक लाइफ की, तो पब्लिक लाइफ पर खासकर जब आप इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन पे होते हैं, देश की सत्ता के करीब होते हैं और आपने देश की सत्ता संभाली होती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जनता के सामने ट्रांसपेरेंट वे में जनता के अगर डाउट है तो उनको क्लियर करना चाहिए। अगर राहुल गांधी साहब ने या कांग्रेस की किसी पदाधिकारी ने अगर किसी चीनी एजेंसी, कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, अगर जनता ये जानना चाहती है कि आपने क्या किया है उसमें सिग्नेचर, और अगर आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो या तो वो आपका कोई पर्सनल एजेंडा होगा जिसको यू हैव अ राइट फॉर प्राइवेसी, आप अपने जी। पर्सनल एक्टिविटी को प्राइवेट रख सकते हैं कि ठीक है मैं वहां कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा था या मेरा कोई कुछ व्यापार था वहां से, जो भी है, अगर आपका पर्सनल था, आपको अधिकार है, तो आप इसका ओपन डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट था या मेरे और चीन के किसी खास आदमी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी चीन की, उनके साथ मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। आप ये स्टेटमेंट दे के भी जनता को तसल्ली दे सकते हैं। अगर आपका वो पर्सनल एजेंडा नहीं है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप चाहते हैं कि देश की जनता और वोटर्स आप पे भरोसा करें, तो ट्रांसपेरेंट होने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट बिल्डिंग में होता है ट्रांसपेरेंसी। आप ट्रांसपेरेंट हो जाइए, सारे सवालों का जवाब अपने आप आ जाएगा। अगर आप एग्रीमेंट रख देते तो आज तक जितने आप पे आरोप लगते हैं, अगर वो एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में होता तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हर आदमी पढ़ लेता, समझ लेता कि क्या दिक्कत है और क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे लगता है कि जब आप पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं और आप चाहते हैं कि देश की सत्ता आपके पास रहे, तो आपकी जिम्मेदारियां एक आम आदमी से और एक बाकी लोगों से ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रहित उसके साथ जुड़ जाता है। जी। तो ये एक बहुत चिंता की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी उस पर क्लीन नहीं आना चाह रही, चिदम्बरम साहब या जितने भी बाकी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और अब तो नए अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के, उनको इस बात पे क्लैरिटी करनी चाहिए कि जनता के सामने आपको सच्चाई रखने में दिक्कत क्या है। या तो आप बोल दीजिए कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या गांधी परिवार का वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मुद्दा था या कोई पर्सनल एजेंडा था जिससे जनता को और पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, तो लोग तसल्ली कर लेंगे। या आप कहें कि नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ एमओयू था तो जनता के सामने आना चाहिए, या वो भारत सरकार का एमओयू था तो भी जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता को जानने का हक है। आप जब पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपका पर्सनल, सिर्फ आपके घर की चार दीवारी के अंदर जो आपके परिवार के साथ हो रहा है वो आपका पर्सनल रह जाता है। लेकिन जब आप बाहर किसी से बात करते हैं इन एनी ऑफिशियल कैपेसिटी, तो आपका पर्सनल नहीं रहता है। ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो जिस तरह की बातें होती हैं, डाउट होता है, जो अपोजिशन आरोप लगाता है, वो नहीं लगेंगे। तो ये बात मुझे लगता है कांग्रेस लीडरशिप को समझनी चाहिए कि टू विन कॉन्फिडेंस देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी सो दैट क्रेडिबिलिटी कैन बी बिल्ड। ये सीधी सी बात वहां आती और विजय जी, 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 विजय जी, अगर जानना चाहें, मामला केवल लाइसेंस रद्द रहने होने तक सीमित रह जाएगा, या इसमें आगे कार्रवाइयां भी हो सकती हैं? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि मामला जो है वो फाइनेंशियल गड़बड़ियों से, नियम कायदे कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है,
तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी आ सकता है और इसकी जांच सीबीआई और ईडी से भी कराई जा सकती है। ऐसे में तो इनका संकट और बढ़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, एक बात तो आप मानिए कि अगर कोई कार्रवाई हुई है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अगर कोई तथ्य मिले हैं, उसी के आधार पे भारत सरकार ने कार्रवाई की होगी। जैसा मैंने शुरू में कहा सर, कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारत सरकार ने ये गलत कदम उठाया है, उनके खिलाफ ये जो निर्णय लिया ये गलत है, इल्लीगल है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के दरवाजे खुले। उनको जैसे ही कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाल देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब याचिका डालेंगे तो उसमें अपने तथ्य सामने रखेंगे। जवाब भारत सरकार को देना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देना होगा। वो अपने तथ्य सामने रखेंगे, सिचुएशन जनता के सामने क्लियर हो जाएगी, तो उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट की बात है नहीं। अगर ये कोर्ट में नहीं जाते हैं अपना पक्ष रखने और सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ और अपने को डिफेंड करने कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो ये अब देखना होगा कि नेक्स्ट कदम कांग्रेस पार्टी क्या उठाती है, उस पे आगे की चिंता या आगे का जो चर्चा का मुद्दा बनता है वो उस पे आता है। क्योंकि ये जब अपना पक्ष रखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डोमेन में आएंगे, इनके वकील भी पक्ष रखेंगे, और चिदम्बरम साहब तो खुद बोर्ड पे भी हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के, और एक सीनियर वकील भी हैं इस देश के। तो निश्चित रूप से सारे तथ्य उनके पास होंगे, वो कोर्ट को कन्विंस करके अपना हक मांग सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है राजीव गांधी फाउंडेशन का, उसके हिसाब से इन्होंने आज तक कोई पिछले जो पब्लिक डोमेन में है, जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, 2016 से लेकर अभी तक इन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। तो क्या ये मुद्दा उससे पहले का है? एक सवाल ये है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो पब्लिक डोमेन में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। जी। राजीव गांधी फाउंडेशन कोई भारत सरकार की संस्था नहीं है, इसमें भारत सरकार का कोई अधिकारी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई शेयर होल्डर नहीं है। उसके बाद भी 91 में जब ये राजीव गांधी फाउंडेशन बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को बजट से 100 करोड़ रुपए दिए थे। जांच तो उसकी होनी चाहिए, और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो सवाल अब ये उठता है कि जांच जो, क्या ये कार्रवाई सही थी? क्या वो 100 करोड़ रुपए जो बजटरी प्रोविजन से टैक्स पेयर का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया, क्या वो सही था? मैं तो सरकार से ये भी कहूंगा कि उस पे भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि भारत सरकार का उस पे व्यू क्या है, कि जो 100 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को 91 में ट्रांसफर किया गया, 91, 92, 93, जो भी 4-5 साल उनकी सरकार रही और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, क्या वो न्याय संगत था? क्या वो कानूनों के सहमति में था? क्या वो पॉसिबल था? क्या और किसी इसी तरह की, इसी स्ट्रक्चर की एनजीओ को क्या भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा दे सकती है? अगर ऐसा सही है तो इस हिसाब से तो फिर बीजेपी सरकार को तो आरएसएस को भी दे देना चाहिए, बाकी संस्थाओं को भी दे देना चाहिए बजट के माध्यम से। तो सवाल ये उठता है कि क्या मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो डिसीजन लिए, बजट एलोकेशन किया 100 करोड़ का राजीव गांधी फाउंडेशन को, क्या वो न्याय संगत था? इस पे भी मुझे लगता है एक भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। मैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था विजय जी, उन्होंने कहा है कि पीएम रिलीफ फंड जो आपदा में पीड़ित लोगों के लिए था, उसका पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए उससे भी डोनेशन लिया गया। इनमें जाकिर नाइक, मेहुल चोकसी, राणा कपूर जैसे नाम शामिल हैं। तो सवाल ये है कि ये तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है। राणा कपूर जो पकड़े गए थे जेल में, मेहुल चोकसी जो भाग गए बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लूट करके, जाकिर नाइक जो विदेशों में अब रह रहा है क्योंकि भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। ऐसे लोगों से भी अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे लिए हैं, चंदा लिया है, तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है। सर मुझे एक चीज बताइए, बहुत सिंपल है, आपके दर्शकों को भी पता होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जानना।
कोई भी प्राइवेट एजेंसी, कोई भी कंपनी जिनका आपने नाम लिया, ये सब वो लोग थे जो कहीं ना कहीं कानून तोड़ रहे थे जब जी। वो अपनी संस्थाएं चला रहे थे, चाहे वो बैंक के अध्यक्ष थे या किसी ज्वेलरी कंपनी के मालिक थे या किसी और संस्था में थे। अगर ये सब लोग कानून तोड़ रहे थे तो कानून से बचने के लिए या कानून के हाथ उनकी गर्दन तक ना पहुंचे या इन्वेस्टिगेशन स्लो किया जाए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चंदा रूलिंग पार्टी से संबंधित किसी संस्था को दिया गया होगा कि भैया हम आपको कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, हमारे बचा लो? तो ये क्विड प्रो क्रो जिसको हम बोलते हैं कि मैं आपका ध्यान रख लूंगा, आप मेरा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ऑफिशियली तो आप अपने पर्सनल अकाउंट में लोगे नहीं। आप एक एनजीओ इसलिए बना लेते हो कि वो जन सेवा के काम करेगी, और जन सेवा किसकी होगी पता नहीं, क्योंकि आज भी राजीव गांधी फाउंडेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव जो बजट है साल का, वो करीब आप अगर उठा के देख ले तो 1.5-2 करोड़ रुपए है जो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होता है। अब वो किस चीज का है, और उनके पास 100 करोड़ का कॉर्पस है, 7-1 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर वो दिखाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी ऑफिशियल चाहे सर्विस में हो, जब तक वो सर्विस में है और उस ऑफिशियल से रिलेटेड उनका कोई भी रिलेटिव किसी भी एनजीओ की कोई भी पदाधिकारी के रूप में, जिसको ऑफिस बियरर बोलते हैं, चाहे वो ऑफिशियल कैपेसिटी हो या सो कॉल्ड एक नई टर्म आजकल भारत में चलती है, वो है एडवाइजर्स, जिसमें एक नेताजी अपनी वाइफ को, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी वाइफ कंपनियों के रोल्स पे एज ए एडवाइजर होती है। मैं जानता हूं ऐसे कार्यक्रमों को। आप अधिकारी हैं, आपकी वाइफ कहीं किसी एनजीओ की अध्यक्षा है या उनकी ऑफिस बियरर है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी बहन है, मतलब जो रिलेटेड पार्टी जिसको हम बोलते हैं, जो कानून के अंदर कंपनीज एक्ट में बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आपके जो नियर डियर लोग हैं, भारत सरकार को एक कानून बना देना चाहिए अगर आपको इस देश में इस तरह की घटनाओं को रोकना है, कि कोई भी एमएलए, एमपी और जो अधिकारी हैं जो भारत सरकार के इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, उनका कोई भी मेंबर किसी भी एनजीओ में किसी भी रूप में पेड रोल पे नहीं होगा। आप उसको चैरिटी करनी है, आप करिए, कंट्रीब्यूट करिए, लेकिन मनी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या पर्क्स नहीं होगा। तो आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है, आप समाज सेवा करना चाहते हैं, जरूर करिए, हम आपको उसके लिए नहीं रोक सकते, लेकिन समाज सेवा के बदले में अगर इनडायरेक्टली वो पैसा आप तक आता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा होता है। और ये बात बहुत क्लियर है। देखिए, राणा कपूर साहब बैंकर थे, चिदम्बरम साहब बोर्ड पे हैं। जी जी। बैंकर आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, और फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आपके अध्यक्ष आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस संस्था में जिसमें बैंकर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? बिल्कुल सही। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हिंदुस्तान में जितनी बड़ी एनजीओज हैं, जिनको मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी एनजीओज जिनको 10 लाख से ज्यादा का फॉरेन फंडिंग आता है, उसका एक स्टडी होना चाहिए कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं। क्या वो लोग सत्ता के करीब हैं या कभी वो सत्ता में रहे थे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सत्ता में हैं, आप मेरा ध्यान रख लीजिए, जब आप रिटायर होंगे मैं आपका ध्यान रख लूंगा। ये भी एक बार्टर सिस्टम है हिंदुस्तान में। तो ये जो सवाल है कि हिंदुस्तान में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस कब आएगी, ये तब आएगी जब ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। ये जब आप डिक्लेरेशन लेंगे अधिकारी से, मान लीजिए सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जो की पोजीशंस पे, वहां पे अगर कोई जूनियर लेवल पे है जिसके पास साइनिंग पावर नहीं है या जिसके साइन से कानून में असर नहीं आ सकता है, वो करता है, ठीक है, आप एक लेवल तय कर सकते हैं कि डायरेक्टर और उसके नीचे अगर कोई आदमी है,
कोई बात नहीं, अगर उनके परिवार के लोग किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं और वहां पे नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, आपको उसके बदले में तनख्वाह मिल रही है, कोई बात नहीं, वो एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे हैं, सीनियर पोजीशंस पे हैं, जहां आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहां आपको ये डिक्लेरेशन देना चाहिए कि मेरा कोई परिवार किसी भी तरह की एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या जहां पे कॉरपोरेट्स का सीएसआर फंडिंग आती है। ये दो आपको कंट्रीब्यूशन बहुत क्लियरली होना चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एनजीओज भी जो इधर उधर के काम करती हैं उसकी जगह वो फोकस कर पाएंगी एक्चुअल डेवलपमेंट एजेंडा पे, क्योंकि उनके पास फिर कोई और साधन बचेगा नहीं। उनको ईमानदारी से काम करना है, उनको फिर अपनी टाइम और एनर्जी मैनिपुलेशंस और पावर स्ट्रगल में नहीं लगानी है। तो डेवलपमेंट का काम भी अच्छा होगा, करप्शन भी घटेगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, देश हित में, समाज हित में और डेवलपमेंट के हित में ये जरूरी है। विजय जी, अभी आपने जो शुरुआती मेरा क्वेश्चन था उसके जवाब में कहा था कि कई देश हैं, कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत में बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, फंडिंग वगैरह करते हैं अलग अलग एनजीओज को, कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दिल्ली का दफ्तर बंद हुआ, भागना पड़ा उसे, कई तरह की जांच बैठाई गई। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में और केंद्र के स्तर पर भी ऐसे बहुत सारे संगठन, एनजीओज हैं जिनकी फॉरेन फंडिंग पर इधर रोक लगी है या शिकंजा कसा है या जिनके खिलाफ जांच पड़ताल बैठी है। बहुत सारे एनजीओज को कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम नर्मदा आंदोलन से लेकर के तमाम ऐसे विकास परियोजनाओं का नाम ले सकते हैं जब उनको बहुत लिंगर ऑन कर दिया गया था, इतना डिले करने की कोशिश की गई थी। और आज वही नर्मदा परियोजना है जिसने न केवल गुजरात बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी एक तरीके से जीवन देने का काम किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, और जो अभी आप कह रहे थे कि सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे और कौन से उपाय हैं कि इस तरह के जो तत्व हैं जो विदेशी फंडिंग के चलते देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो? क्या उपाय और हो सकते हैं ऐसे? ओंकार जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आपने जो उठाया है। इसके ऊपर इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी एक इंटरवेंशन है जी। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप यूट्यूब पे जाएं, एनवायरमेंट एनजीओज एंड विजय सरदाना अगर आप टाइप करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, वो करीब 30 मिनट का है, जो मैंने मलेशिया कुआलालंपुर में एक पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरह से एनवायरमेंटल एनजीओज की फंडिंग होती है, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, किस तरह से वो आपके कई क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ एक मत बनाते हैं समाज में जो देश हित में नहीं होता है। जी जी, ये बहुत चिंता की बात है और सुप्रीम कोर्ट में इस पे इंटरवेंशन हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स उस पे सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की गई। उस मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारे आंकड़े तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे आप उसमें लिखे, मतलब बताए गए हैं विद प्रॉपर स्लाइड्स। तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, जनता उसको देख सकती है। लेकिन जो सवाल आपने कहा, देखिए उसका खामियाजा इस देश को क्या उठाना पड़ा, और अगर हम एनजीओज के भरोसे चलते तो आज देश की दुर्गति क्या होती। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जी जी, आज हिंदुस्तान में हम हाइड्रो पावर के भरोसे हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में कोल के बगैर बिजली चाहिए क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हमें कोल फायर्ड पावर प्लांट्स नहीं चाहिए। अब सवाल यह आता है कि अगर नर्मदा प्रोजेक्ट को, हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नहीं बनाते, सरदार सरोवर का प्रोजेक्ट अगर नहीं बनता तो बिजली कहां से आती।
आज हम तमिलनाडु में जो हमारा एटॉमिक पावर रिएक्टर है उसके खिलाफ संघर्ष किया, वहां के कुछ एनजीओज ने उसको बनने नहीं दिया था। आज अगर वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता तो तमिलनाडु को बिजली कहां से मिलती और किस रेट पे मिलती। उड़ीसा में आपको याद होगा कि कोरिया की कंपनी एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाना चाहती थी ताकि भारत में स्टील पैदा हो। वो एनजीओज ने लगने नहीं दिया, उसकी कीमत हमें चाइना से स्टील इंपोर्ट करके चुकानी पड़ी। हमारा फॉरेन करेंसी वेस्ट हुआ। हमारे यहां पे एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजिकल यूज है उसके खिलाफ एनजीओज ने बहुत काम किया। हिंदुस्तान में जो पोल्ट्री सेक्टर है उसके खिलाफ फॉरेन फंडेड एनजीओज ने 4 हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करी कि हिंदुस्तान में पोल्ट्री सेक्टर को बंद कर देना चाहिए। अगर पोल्ट्री सेक्टर को आप बंद करते तो करीब 2 करोड़ किसान तो मुर्गी के सड़क पे आ जाते, और मक्के का किसान जो 60-70% मक्का मुर्गी किसान खरीदता है, सोयाबीन की पूरी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसकी पूरी फसल की खपत ऑलमोस्ट 60 to 80% जो होती है वो पोल्ट्री करती है। आज पोल्ट्री नहीं होता तो हिंदुस्तान में जो तेल की आत्मनिर्भरता आज जो अगर हम 70% है, 90% होती विदेशी तेल पे, और हमारा मक्के का किसान बर्बाद हो चुका होता। तो ये एक सोची समझी रणनीति है कि भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे बर्बाद किया जाए। तो इसीलिए आप देखोगे हाईवे जहां बनने लगते हैं वहां सड़कों पे ये लोग उतर जाते हैं कि हमें पहले जमीन लेने नहीं देंगे, लेंगे तो अगर सरकार ने ले ली तो उसके बाद वहां प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे कि हमारा कंपनसेशन बढ़ाओ। आज से पहले तक उस जमीन को कोई पूछ नहीं रहा था। अगर वहां सड़क निकल रही है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, तो सडनली फिर वो दिल्ली का रेट मांगना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सोची समझी रणनीति है कि भारत में कोई बड़ा काम होने मत दो, क्योंकि इस देश की आबादी बढ़ती रहेगी। जितना ये भारत आत्मनिर्भर होगा उतना विदेशी ताकतों के लिए मुसीबत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत गुलाम बना रहे। इमेजिन करिए कि आज भारत के अंदर हम अपनी मेडिसिन नहीं बना पाते, हम कोविड का वैक्सीन नहीं बना पाते। उदाहरण सोचिए आप सर, तो आज क्या होता? अनटेस्टेड फाइजर की वैक्सीन भारत को $10 पे खरीदनी पड़ती, और हमने लगाई है 200 बिलियन इंटू $10, आप लगाइए 2000 बिलियन रुपीस भारत से बाहर चला जाता सिर्फ फाइजर के अकाउंट में। एनजीओस तो ये चाह रहे थे। अब आप ये समझिए कि भारत के वैक्सीन के खिलाफ जिन एनजीओस ने शोर मचाया, आपको क्या लगता है वो फॉरेन फंडेड नहीं थे? क्या वो फॉरेन फंडेड, वो जो लोग जो पत्रकार हंगामा कर रहे थे, क्या उनके रिश्तेदार इन फॉरेन फंडेड एनजीओस में काम नहीं कर रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जो मैं कह रहा हूं आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। सो कहने का मतलब यह है कि भारत की डेवलपमेंट के खिलाफ फॉरेन फंडिंग अगर आप उठा के देखते हैं, इलेक्शन के टाइम पे अचानक फॉरेन फंडिंग बढ़ जाती थी। मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने सारे आंकड़े दिए। जब भारत की एनजीओज ने किसानों के खिलाफ, जब मुर्गी किसानों के खिलाफ जब कोर्ट में पीआईएल करी, फॉरेन फंडिंग उनसे पहले उनको 3-4 लाख रुपए सालाना मिलती थी। जैसे ही उन्होंने पीआईएल फाइल किया किसानों के खिलाफ, उसी साल उनकी फॉरेन फंडिंग 80 लाख हो गई। आपको क्या नहीं लगता कि ये जो वकील हायर करते हैं एनजीओज, इनकी तनख्वाहें कौन देता है, इनकी खर्चे कौन उठाता है? सही। ये तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम तो झोले वाले लोग हैं, लेकिन सब 5 स्टार में चलते हैं, सब एयरलाइंस में ट्रेवल करते हैं, सब लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, सारी 5 स्टार पार्टीज में आप उनको देख सकते हो। तो क्या ये झोले वाला चप्पल वाला आदमी वहां तक पहुंच सकता है? तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इनका जो षड्यंत्र सिस्टम है वो इस देश को पीछे रखने का है। तो इसीलिए जब भी आप किसी, आज की दुनिया में एनजीओ इज ए प्रॉफिट सेंटर। ये वो जमाना गया कि साहब हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। जी जी। सबसे ज्यादा फॉरेन फंडेड एनजीओ कहां मिलेंगी आपको? मेट्रोज में। बिहार में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है,
मध्य प्रदेश में नहीं है, जहां एक्चुअल गरीबी पे काम होना है, वहां फॉरेन फंडिंग नहीं जा रहा है, वहां एनजीओ का पैसा नहीं जा रहा है। एनजीओ कहां पैसा लगा रहे हैं? दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, बड़ी जगह पे जहां ऑलरेडी विकसित काम हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा है, एनजीओ की एक्टिविटीज वहां ज्यादा है। वहां ज्यादा नहीं है एनजीओ की एक्टिविटी जहां गरीबी है, भुखमरी है, पॉवर्टी है, एजुकेशन बैकवर्ड एरिया है, आदिवासी, वहां ये काम नहीं कर रहे हैं। ये काम वहां कर रहे हैं जब भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इनको उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना है। और मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है दर्शकों के लिए। जी जी। आप कभी भी ये कह के पैसा नहीं लोगे कि मैं जाके पावर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केटिंग एजेंडा है। आप कहोगे एनवायरमेंटल इश्यूज, तो आप कहोगे कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। अब ये बहुत वेग टर्म है। अब तो सर एनवायरमेंट में देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है, आप नेट पे जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। सोलर प्लांट लगाना है, जो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लग रहे हैं, वो एनवायरमेंट के लिए खराब है। विंड पावर एनवायरमेंट के लिए खराब है, हाइड्रो पावर एनवायरमेंट के लिए खराब है, थर्मल पावर एनवायरमेंट के लिए खराब है, एटॉमिक पावर एनवायरमेंट के लिए खराब है। सर सारी जब एनवायरमेंट के लिए खराब है तो देश चलेगा कैसे? आप अगर एनजीओ को ये पूछो कि भाई चलो मान लेते हैं हम आपकी बात, आप ये बताओ कि देश की फिर बिजली की जरूरत कैसे पूरी होगी? ये हाथ खड़ा कर देते, वो हमारा काम नहीं है। सही रास्ता दिखाना हमारा काम नहीं है, सही डेवलपमेंट एजेंडा आपको बताना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ विरोध करके आपके काम को रोकना है। ये जो एक मानसिकता है ना, जितने एनजीओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे एक सवाल करिए, अल्टरनेट प्लान बताइए जिसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भारत सरकार का प्लान है या स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है या किसी बड़ी प्रोजेक्ट का प्लान है, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है समाज के लिए, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी ठीक नहीं है, सही बात है। आपको लगता है नहीं उसे पॉल्यूशन होगा, मान लिया। आपको लगता है नहीं देश को जीडीपी भी नहीं चाहिए, मान लिया। आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट भी नहीं चाहिए, मान लिया, सब मान लिया। आपका अल्टरनेट प्लान तो बताओ जिसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर फंडेड टू प्रोटेस्ट, नॉट फॉर डेवलपमेंट। तो एनजीओ की मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एनजीओ लव टू डिस्कस डेवलपमेंट बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट। ये 5 स्टार में बैठ के कॉन्फ्रेंस सेमिनार में गरीबी कैसे हटनी चाहिए, इसके ऊपर 5 लाख रुपए 5 स्टार होटल में बैठ के कॉन्फ्रेंस पे पैसा लगा देंगे, लेकिन उस 5 लाख रुपए से 2 गांव के अंदर स्कूल बन जाते, वो वहां पैसा नहीं लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जुड़ने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इन पर चर्चा करने के लिए, अपने विचार जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।